नमस्कार। क्या उत्तर प्रदेश में विकास से परेशान तो बनाएंगे हाथरस के जरिए दंगों का प्लान। हाथरस पीएफआई कॉन्स्पिरेसी के सभी राज खुलेंगे आज, ये हमारा हैशटैग है। और यूपी में भड़काऊ वेबसाइट के जरिए, जी हां, जस्टिस फॉर हाथरस के नाम पर चलाई जा रही वेबसाइट के जरिए सांप्रदायिक और जातीय आग भड़काने की बड़ी साजिश का खुलासा हो चुका है। दंगे कराने का तरीका क्या होना चाहिए, फिर बचने का तरीका, जस्टिस का कोई नाम और निशान नहीं। ये दंगों की ऑनलाइन ट्रेनिंग का ये वेबसाइट जिसका आज खुलासा हो चुका है। और जांच जब शुरू हुई तो वेबसाइट बंद हो गई और यूपी साइबर सेल ने 11 एफआईआर दर्ज की है। और पीएफआई और एसडीपीआई, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं, इनकी भूमिका पर अब बड़ा शक पैदा हो चुका है। तो सवाल यह है जो मेरे डिबेट के महंत सवाल है और जिस पर मुझे आज जवाब चाहिए। सवाल नंबर 1, क्या हाथरस के नाम पर पीएफआई और टुकड़े टुकड़े दंगों वाला ब्रिगेड काम पर? सवाल नंबर 2, हाथरस में इंसाफ की लड़ाई अब दंगों की साजिश पर उतर आई। सवाल नंबर 3, क्या हाथरस बहाना है, यूपी को सांप्रदायिकता की आग में जलाना है? सवाल नंबर 4, दिल्ली से लेकर हाथरस पीएफआई का जो दंगा मॉडल है, इसके पीछे किसका राजनीतिक हाथ, कौन है राजनीतिक डायरेक्टर स्क्रिप्ट का? और सवाल नंबर 5, क्या दंगाई सोच वाले पीएफआई पर अब प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? पर इससे पहले, सबसे पहले बड़ी खबर, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हाथरस को लेकर, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताना चाहता हूं। ये देखिए, हाथरस कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है कि आरोपी रामू के फैक्ट्री मालिक का एक बड़ा दावा, मतलब कि जो आरोपी है वो वारदात के दिन पर फैक्ट्री में था ही नहीं। ये आरोपी रामू के फैक्ट्री मालिक का दावा है। सुबह 8 बजे की शिफ्ट में आया था और फैक्ट्री मालिक ने सबूत के तौर पर अटेंडेंस शीट और अटेंडेंस रजिस्टर बताया है। देखिए ये बड़ा दावा फैक्ट्री मालिक का, आरोपी रामू के फैक्ट्री मालिक का। सुनिए वो क्या दावा कर रहे हैं, सुनिए। 14 सितंबर को जो घटना हुई, इसमें 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और वो जो 4 आरोपियों में से एक आरोपी है जिसका नाम रामू बताया जा रहा है, वो यहाँ पर एक हाथरस में ही चिलिंग फैक्ट्री में काम करता था, चिलिंग और आइस फैक्ट्री में। उनके मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो रामू नाम का जो शख्स था, वो आप ही के यहाँ पर काम करता था? और क्या जब घटना घटित हुई वो कहाँ पर था, क्या फैक्ट्री में था या फिर घटना स्थल पे था, क्या बता सकते हैं? रामू 14 तारीख को हमारी चिलिंग फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूर था। वो 14 तारीख को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, शाम को 8 बजे से 12 बजे तक, 11:30-12 तक हमारी चिलिंग पे काम करता था। 2 शिफ्टों में काम होता था। 14 तारीख को वो था जी। तो इसके अटेंडेंस रिकॉर्ड भी आप लोगों के पास होता है और आप नोट वगैरह कराते हैं? नोट्स वगैरह, इनका अटेंडेंस रजिस्टर हम अपने मैनेजर अपने हाथ से भरते हैं कि कौन कौन प्रेजेंट और एब्सेंट। उसको हमारे यहाँ से, अब हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो सीसी कैमरा रिकॉर्ड था वो 7 दिन बाद डिलीट हो जाता है। इसका 9 दिन बाद नाम आया एफआईआर में, तो वो रख ही नहीं पाए। तो इन टाइम और आउट टाइम भी आप लोग सब लिखते हैं? नहीं, वो तो 8 से 12 शिफ्ट है ड्यूटी है। एविडेंस वगैरह भी उन्होंने कलेक्ट किए? वो जो रजिस्टर था, क्राइम ब्रांच वाले रजिस्टर को ले गए। कब से काम कर रहा है आपके? 2-3 महीने हुए हैं। दिहाड़ी मजदूर था, जब उनको जरूरत नहीं होती थी तो आ जाते थे। लॉकडाउन में अपना काम कर रहे थे। रामू शख्स का जो आरोपी है हाथरस कांड में, वो यहाँ पर काम करता था। और इस चिलिंग और आइस फैक्ट्री के मालिक के अनुसार साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि 14 सितंबर को वो यहीं पर ही था और वो दिहाड़ी मजदूरी करता था, तो सुबह आकर शाम को वो लौट जाता था। तमाम जो रिकॉर्ड्स थे वो क्राइम ब्रांच यहाँ से बरामद लेकर अपने पास जमा कर लिए हैं एविडेंस के तौर पर। सीसीटीवी कैमरे की बात की जाए तो वो 7 दिन के बाद फुटेज डिलीट हो जाती है, ऐसा कहना है इस चिलिंग और आइस फैक्ट्री के मालिक का। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज। तो आपने सुना आरोपी रामू के फैक्ट्री मालिक का वो बड़ा दावा, और वो बड़ा दावा हमारे पास ले आ रहे थे हमारे संवाददाता हाथरस से ऐश्वर्या जैन, जो मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, मुझे बताइए, देखिए हम इंडिया न्यूज की ओर से किसी तरफ की पक्षधारी नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल फैक्ट बता रहे हैं। और ये सबसे बड़ा खुलासा जो आपने किया है, दरअसल ये खुलासा किस तरीके से आपको इसके बारे में पता चला? और जो दूसरा पक्ष है, मतलब कि जो आरोपी पक्ष है, वो लगातार कई चीजों का दावा कर रहा है। दरअसल हाथरस का मामला क्या है, हाथरस की सच्चाई क्या है? ऐश्वर्या, ओवर टू यू।
बिल्कुल, हाथरस में जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, लगातार आवाज सुनी जा रही थी पीड़िता के परिवार से, लेकिन आईटीवी नेटवर्क ने एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पर, फैक्ट्स दिखाने के तौर पर आरोपी परिवार से भी बातचीत करी थी और आरोपी परिवार का कहना था कि वो सीबीआई की जांच जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेफर करी है, हम उससे सहमत हैं और उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब आईटीवी नेटवर्क की ओर से और इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की गई कि आखिर मामला क्या है, क्यों परिवार, जो पीड़िता परिवार है, वो सीबीआई जांच आगे नहीं चाहता है, क्यों उनको इस पर विश्वास नहीं है सीबीआई और एसआईटी की टीम की जांच पर, क्यों आरोपी परिवार जो है वो बार बार कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो हमने तथ्य निकालने की कोशिश करी और सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग के तौर पर ये इन्वेस्टिगेशन मैंने जारी रखी। हाथरस में कई इलाकों पर गया, मैं क्राइम स्पॉट पर भी गया और वो जो 4 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए थे उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करी। एक आरोपी जिसका नाम रामू बताया जा रहा है, जिसको भी गिरफ्तार किया है, संदीप, रामू और अन्य जो 2 और आरोपी हैं, जिसमें से रामू ये एक आइस फैक्ट्री में काम करता था और 14 सितंबर को जब ये घटना घटी तब कहीं ये जो आइस फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूर का ये काम करता था, सुबह जाता था और शाम को आ जाता था, तो हम वहां पहुंचे उस आइस फैक्ट्री में और उस आइस फैक्ट्री के मालिक से मुलाकात करी। आपने ये पूरी मेरा इंटरव्यू उनके साथ सुना। उनका ये दावा है कि 14 सितंबर को वो आइस फैक्ट्री में आया था और उसने दिहाड़ी पूरी करी थी। जो शिफ्ट टाइमिंग होते हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक होते हैं और बीच में 3 से 4 घंटे का गैप होता है। उस टाइम पर वो था। हमारे पास आईटीवी नेटवर्क के पास वो अटेंडेंस शीट भी मौजूद है जिसमें 14 और 15 सितंबर को रामू नाम का ये शख्स प्रेजेंट बताया जा रहा है। तो ये दावा है खुद फैक्ट्री के मालिक का। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं, जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी ने तमाम वो अटेंडेंस रिकॉर्ड्स भी अपने पास एविडेंस के तौर पे रखे हुए हैं और जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी अपने पास। बड़ी बात कह रहे हैं ऐश्वर्या, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐश्वर्या कह रहे हैं कि अब जो करना है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को करना है। आपने सुना ऐश्वर्या ने बात की आरोपी पक्ष से और वो चाहते हैं कि सीबीआई की भी जांच हो। ये पहला ऐसा केस होगा जहां पर आरोपी पक्ष खुद से आकर कह रहा है कि सीबीआई की भी जांच हो। पर इस बीच यूपी सरकार का एक बड़ा हमला। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हाथरस तो केवल बहाना है, यूपी के विकास पर निशाना है और दरअसल दंगा ब्रिगेड इस पूरे मामले में काम पर है। सुनिए योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा। अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे। यह दृश्य आपने देखा होगा, पिछले 1 सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। ये षड्यंत्र होते रहेंगे लेकिन हमें आगे बढ़ना है, विकास के लिए अपने आप को समर्पित करना है। ये दंगा कराने की जो कोशिश की गई है इसमें निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व है। अब उसमें कितना रोल कांग्रेस का है, कितना आम आदमी पार्टी का है, कितना पीएफआई का है, ये सब कुछ पता करना चाहिए। सीबीआई जांच की संस्तुति हो गई है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। दरअसल जानकारी में आया है कि योजनाबद्ध ढंग से उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की नीयत से दंगा फैलाने के लिए, अव्यवस्था फैलाने के लिए कुछ लोग सक्रिय थे। वेबसाइट से पूरा प्रकरण संज्ञान में आया है। पूरे प्रकरण की जांच गंभीरता से की जा रही। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ विधि सम्मत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हमारा हैशटैग है हाथरस पीएफआई कॉन्स्पिरेसी और सवाल यही है कि क्या हाथरस के नाम पर पीएफआई और टुकड़े टुकड़े गैंग काम पर। मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं इस महत्वपूर्ण बहस में। आप देख सकते हैं आपके साथ, आपके सामने बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह जी है, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विवेक सायलास है, मेरे साथ विनोद बंसल है विश्व हिंदू परिषद से, मेरे साथ धनवीर चौधरी है बीएसपी के नेता है और एडवोकेट मुजीबुर रहमान है, बड़े वकील है और आमतौर पर पक्ष लेते हैं पीएफआई का। पर सबसे पहले मैं समझना चाहता हूं विवेक जी आपसे, समाजवादी पार्टी से समझना चाहता हूं, ये जस्टिस फॉर हाथरस के नाम पर ये क्या टिप्स दी जा रही थी? ये टिप्स दी जा रही थी कि दंगे कैसे करवाने हैं, दंगे करवाने के लिए कहां कहां जाना है, कैसे बचना है, कैसे गिरफ्तारी से बचना है, टीयर गैस से बचना है। ये उज्जवल हमारे प्रोड्यूसर चलाते रहेंगे तमाम फैक्ट्स जो इस वेबसाइट में है। और अब पीएफआई और एसडीपीआई के लोग पकड़े गए हैं, तो क्या हाथरस के नाम पर दंगा भड़काना है,
विकास से इतने परेशान हो चुके हैं। तमाम फैक्ट्स जो इस वेबसाइट में, और अब पीएफआई और तो क्या चलिए विवेक के पास चलेंगे। मुजीबुर रहमान, अगर आपको आवाज आ रही है तो बताइए सर, हाथरस के नाम पर दंगा ब्रिगेड काम पर, और ये पुराना इतिहास है ना पीएफआई का, दिल्ली दंगे ले लो, बेंगलुरु के दंगे ले लो, पुराना इतिहास है, उत्तर प्रदेश में दंगे ले लो, हर जगह पीएफआई की स्क्रिप्ट होती है, पीएफआई के एक्टर होते हैं, और डायरेक्टर कौन होते हैं वो तो पूछना पड़ेगा। पर बताइए, हाथरस के नाम पर दंगा ब्रिगेड काम पर, फंडिंग आ रही थी, दंगों की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही थी। मुजीबुर रहमान, मुझे लगता है मुजीबुर रहमान को भी आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, हो सकता है कि दंगा ब्रिगेड के कान में आवाज देर से गूंजे। अनिला सिंह जी, अब तो सामने आ चुका है ना, विकास से परेशान, इसीलिए ये पूरा दंगों का प्लान। अनिला सिंह, ठीक कह रहे हैं। 3 साल का जो टेन्योर गया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, कोई बड़ा दंगा नहीं यहाँ पर हो पाया। आग फैलाने का बहुत प्रयास किया गया। जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे उसमें उत्तर प्रदेश को भी चपेट में लेने की पूरी कोशिश की गई थी, पर नाकामयाब हो गए थे। और हमें पता है अच्छी तरीके से कि दिल्ली के जब दंगे हुए थे, कौन से राजनीतिक दल और कौन सी संस्थाएं जो है इसमें संलिप्त थी, और फंडिंग कहां से हो रही थी, ये सारी चीजें पता थी। ये तो भला हो हमारी ऐसी एजेंसीज का जो राष्ट्र सुरक्षा में लगी रहती हैं, और इस प्रकार की जो खुराफाती एजेंसीज, जो राष्ट्र विरोधी संस्थाएं हैं, उनके ऊपर नजर रखती हैं। और ये तो पूरा खेल हुआ उत्तर प्रदेश में। देखिए, ऐसा कि जब धर्म के आधार पर ये दंगे नहीं कर पाए तो इनको क्या लगा कि भाई हम जाति के आधार पर कर देते हैं। अगर आप बिल्कुल पीड़ित हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, एक मुहिम ये होड़ लग गई कि भाई कौन सबसे ऊंची जो है परशुराम जी की मूर्ति बनवाएगा। एक से एक नेता निकल कर आ रहे हैं, दुनिया भर के क्लेम किए जा रहे हैं। और फिर अभी क्या हुआ, जो घटना हाथरस में हुई 14 तारीख में, उसके एफआईआर देख लीजिए, बयान देख लीजिए, पीड़िता के बयान देख लीजिए, माँ के देख लीजिए, भाई के देख लीजिए। फिर 19 तारीख के बाद ऐसा क्या हुआ कि सब पलट गए, पूरी एक नई तरीके से पिक्चर पोर्ट्रे कर दी गई, उसमें कुछ मीडिया भी लग गया, संस्थाएं भी लग गई। हाथरस बहाना है, जातीय दंगा भड़काना है, सांप्रदायिक दंगा भड़काना है। अब और क्या सबूत चाहिए सर आपको? धर्मवीर चौधरी। शहजाद भाई, ये बीजेपी के डीएनए में है, दंगा कराना, जाति और धर्म पर नफरत फैलाना, ये तो डीएनए में है आरएसएस और बीजेपी। नहीं, ये वेबसाइट चला रहे हैं पीएफआई एसडीपीआई के लोग, जिनको पकड़ा गया, ये झूठ है क्या? सुपुर्दगी में, पुलिस के संरक्षण में वो चैलेंज कर रहे हैं हाथरस में और पीड़िता के गांव में, भूलगढ़ी में। सर, आप पीएफआई के साथ खड़े हैं आज, और ये अनिला सिंह को शर्म नहीं आती? ये महिला होकर के पहले तो भाषा का इस्तेमाल ठीक से करेंगे। नहीं, शब्दों का चयन। आप लोग महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अनिला सिंह को इस तरीके की बातें बोलकर आप इस तरीके से महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। धर्मवीर चौधरी, इस तरीके की भाषा को मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। आप शब्दों का चयन ठीक से कीजिए। बलात्कार महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं, उसके सर बलात्कार की बात अब करेंगे राजस्थान में भी। अपराध का ग्राफ क्यों बढ़ा हुआ है? सर, पीएफआई दंगे लगाना चाहता है, ये दंगा वाली वेबसाइट आपके सामने है, क्या आप इसके समर्थन में हैं? क्या आप इसका बचाव कर रहे हैं? क्या हाथरस के नाम पर जाति और सांप्रदायिक दंगे भड़काना है क्या आप लोगों का प्लान? विपक्ष के नेताओं पर इन्होंने माननीय जयंत चौधरी जी के ऊपर कल लाठीचार्ज करवाया। आप पीएफआई को बचा रहे हैं, फिर वहां जाने नहीं देना चाहते। इन्होंने आपातकाल लगा रखा है। ठीक है, तो आप इसको जायज ठहरा रहे हैं इस वेबसाइट को? भ्रष्ट है। ये स्पेशल ठाकुर फोर्स के लोग हैं। ये डीएम जो है, यहाँ पर भी जातीय जहर ले आए, ये सब बलात्कारियों के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो है राजस्थान में 6000 बलात्कार हुए, आपकी पदयात्रा वहां नहीं गई। पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा। दलितों का बलात्कार बलरामपुर में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है। आपकी सियासी पदयात्रा वहां तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि वहां पर राजनीति और गिद्ध राजनीति नहीं करनी है। मैं समझ सकता हूं आपकी बात। ठीक है, भदोही में, बलरामपुर में, मैं एक सेकंड बरेली में, विनोद बंसल को भी शामिल कर लूं। सपा और मुजीबुर रहमान भी बाकी हैं। एक सेकंड, धर्मवीर चौधरी देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कैसे आप पीएफआई का बचाव कर रहे हैं। पर मेरा सवाल विनोद बंसल यही है कि ये हाथरस तो बहाना है, दंगा भड़काना है, सांप्रदायिक दंगा, जातीय दंगा, क्या ये प्लान था क्या वेबसाइट से जो निकल कर आ रहा है?
नहीं है, वेबसाइट से पहले भी बहुत कुछ निकल के आ चुका है और बड़ा ये पीएफआई एसडीपीआई का जो गठबंधन है, जो इनके ये जो राजनीतिक लोग जो है बार बार जाकर के उसको पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं और 15 दिन तक किसी को याद नहीं है जब दिल्ली में वो लड़की यहाँ पर इसमें सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब तक कोई न तो वो अपने जहांगीर के पोतों को याद आई और फिरोज जहांगीर के पोतों को कोई याद नहीं आई, पोती को भी याद नहीं आई और न ही ये एसपी और बीएसपी को याद आई। उस समय दलित कार्ड इनको तभी समझ में आया जब वो जो बेटी की जान चली गई और बेटी की जान जाने के बाद में बजाय इसके कि उसका कहीं किसी तरह से मतलब आरोपियों को पकड़वाते, इन्होंने जातिगत विद्वेष फैलाने की कोशिश करी। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह की सरकार चल रही है उस सरकार से ये बिलबिलाए हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी ये जो है ये जो बहुजन समाज और ये सपा की किसी भी समाज की सारे लाल कोई लाल टोपी पहनता है तो कोई लाल निशान लेके चलता है तो कुछ, लेकिन ये कुल मिला के ये इन्होंने किसी दलित के साथ सिंपैथी नहीं रखनी, किसी पीड़ित के साथ सिंपैथी नहीं रखनी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और उसकी फंडिंग जो है पीएफआई जैसी संस्था कर रही है, वहाँ एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्था कर रही है और जो भी देश विरोधी संस्थाएं वो जाकर के इनको फंडिंग भी करती है, इनको पॉलिटिकल माइलेज दिलवाती है। विवेक सहलास, बिहार में इलेक्शंस है तब तक ये विवेक सहलास, देखिए सब भूल जाएंगे। हाथरस के कांड के बारे में सबसे ज्यादा अगर आवाज उठाई है तो वो मीडिया ने उठाई है, कोई ये नहीं कह रहा कि मत उठाइए, पर जस्टिस फॉर हाथरस के नाम पर जो ये दंगा भड़काऊ गैंग काम पर है, क्या आज आप लोगों को इसके खिलाफ पोजीशन नहीं लेनी चाहिए? ये वही पीएफआई है जिसने बेंगलुरु में आग लगाई, जिसने यूपी में आग लगाई, जिसने दिल्ली में आग लगाई, 120 करोड़ की फंडिंग दिल्ली में हुई थी। ये तमाम आरोप जो है चार्जशीट के रूप में पुलिस ने कोर्ट के सामने भी रखे हैं। आप तब भी इस पीएफआई और एसडीपीआई के साथ खड़े रहना चाहते हैं या आज आप कहेंगे प्रतिबंध लगे? जी देखिए शहजाद जी, कोई भी संस्था हो, पीएफआई हो, कोई भी हो, XYZ, अगर वो देश में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही है और उसके खिलाफ ठोस सबूत है तो दुनिया की कोई भी संस्था उसके खिलाफ तत्काल एक्शन लेके उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सलाखों को पीछे जाना चाहिए, फांसी लगनी चाहिए। जो लोग तो अखिलेश जी ट्वीट करेंगे इस पर कोई औपचारिक रूप से भी कुछ करेंगे आप लोग? ट्वीट करेंगे कि नहीं, वो तो बात का बात है ना। तो क्यों बात की बात जी देखिए, जो दंगा भड़काने वाली बात है ये पहली बात नहीं आई, इससे पहले भी आई। आपको याद होगा कि जब किसान परेशान थे, प्रदर्शन कर रहे तब भी ये लगा था विपक्ष बहरा रहा है। बुलंदशहर में जब इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हो गई थी, आपको याद होगा बहुत बड़ी हिंसा हुई थी, उस पर भी ये हुआ था कि विपक्ष दंगा भड़का रहा है, एंड में पता चला कि योगेश राज और शिखर अग्रवाल। नहीं सर, हाथरस के नाम पर आप लोगों को चाहिए कि कुछ लोगों को दंगा भड़काने का लाइसेंस मिल जाए क्या? अनिला सिंह, क्या ये लोग यही कह रहे हैं क्या कि हाथरस के नाम पर अगर दंगों का प्लान बनता है, विकास से परेशान हो जाते हैं यूपी के जैसे आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री, तो क्या आप दंगा भड़काएंगे? अगर हाथरस के लिए संवेदनाएं हैं तो संवेदनाएं ठीक है, पर आपको दंगा भड़काने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है? अनिला जी, इस उत्तर प्रदेश में जो अपने आप को दलित की बेटी कहती हैं और दलित की बेटी कहने के नाम पर बहुत सारे वोट्स बटोरती हैं, आज वो केवल और केवल पूरी बात ANI के माध्यम से करती हैं। ना तो मुझे वो आप अपने आप को दलित की दुश्मन कहती हैं शहजाद जी। मैं ना धर्मवीर जी एक सेकंड, मैं देखिए धर्मवीर जी, दलितों के नाम पर कौन कितना स्टैंड लेता है ना। एक सेकंड धर्मवीर जी, एक सेकंड सुनिए। अब धर्मवीर जी को मैंने पहले ही शुरुआती दौर में कहा था कि आज चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं, और खासकर जो एक महिला मेरे शो पर है उसी पर आप चीख रहे हैं। धर्मवीर जी दलितों के बड़े शुभचिंतक है ना आप, मेरा सवाल सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तनवीर खान पर मोलेस्टेशन का आरोप लगा है दलित महिला के खिलाफ, शाहजहांपुर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उस पर स्टैंड क्या है आपका? उस पर स्टैंड क्या है आपका? आप दलितों के शुभचिंतक है ना। बलात्कारी बचना नहीं चाहिए, सारा बलात्कारी जेल में। नहीं, सारे बलात्कारी मत कीजिए। इस तनवीर खान पर, समाजवादी पार्टी के तनवीर खान पर बहुजन समाज पार्टी का क्या अधिकृत स्टैंड है बताइए मुझे। दलितों के शुभचिंतक मुझे बताइए तनवीर खान पर आपका क्या स्टैंड है ऑफिशियली? मुझे ऑफिशियल स्टैंड चाहिए कि तनवीर खान की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसे पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। अखिलेश यादव को क्या स्टैंड लेना चाहिए? दलितों के शुभचिंतक बताएंगे जी। जेल की सलाखों के पीछे और फांसी का फंदा मिलना चाहिए उनको, सारे बलात्कारियों को। तो जब आपके ही समर्थकों में ऐसे लोग हैं तो पहले उन पर कार्रवाई करवाइए ना सर।
हाथरस की चिंता है आपको, अच्छी बिल्कुल चिंता है होगी। ना। राजस्थान में हम पदयात्रा किसी भी निकली आपकी, समर्थन ना नहीं समाजवादी करते। के खिलाफ पदयात्रा निकली। पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, चलिए। और वो किसी भी बलात्कारी का समर्थन नहीं करती। अच्छा लगा मुझे। बलरामपुर कब जा रहे हैं आप? बलरामपुर कब जाएंगे? शहजाद भाई, बलरामपुर कब जाएंगे सर? बलरामपुर हमारा प्रतिनिधिमंडल जा चुका है। अच्छा, आजमगढ़? आपका कहने से थोड़ी जाएंगे। आजमगढ़ और बुलंदशहर? 28 तारीख को सब आजमगढ़ और बुलंदशहर कब जाएंगे फिर? बहुजन समाज पार्टी का आजमगढ़ और बुलंदशहर गए, और हाँ, उन्नाव, भदोई, आजमगढ़, बुलंदशहर, 12 कब जाएंगे सर? ये भी महिलाएं आपका इंतजार कर रही हैं कि कब आप लोग न्याय की पदयात्रा वहां पर भी निकालेंगे। अनिला सिंह कंप्लीट कीजिए। बहुजन समाज पार्टी हर देखिए, अनिला सिंह, उसके बाद मुझे मुजीबुर रहमान पे जाना है। चलिए। देखिए शहजाद जी, मुझे आप प्लीज 30 सेकंड दीजिए। जी, 30 सेकंड आपको। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, परंतु मैंने मायावती जी का हमेशा बहुत सम्मान किया, क्योंकि एक दलित महिला इतनी बड़ी पार्टी को अगर हेड करती है तो वो वाकई में सल्यूट के लायक है। मैं इसलिए उनकी व्यक्तिगत रूप से बेहद इज्जत करती हूँ। धर्मवीर चौधरी जी आपके पैनल पे बैठे हुए हैं, और मेरे इनसे व्यक्तिगत संबंध, क्योंकि मुझे ये भाभी बुलाते हैं व्यक्तिगत जीवन में, ये हाथरस से आते हैं, मेरी कम्युनिटी से आते हैं। आज आपके चैनल पर बैठ के उंगली उठाकर ये मेरी तरफ बोल रहे हैं, इस अनिला सिंह को शर्म नहीं आती है। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आता, शायद बहन जी को भी इस प्रकार का चरित्र अपने कार्यकर्ताओं का पसंद नहीं आएगा, बोलने का ढंग पसंद नहीं आएगा। बलात्कारियों का समर्थन करेंगे आप अपने सर, आप दंगाइयों के समर्थन में है क्या? सर, आप दंगाइयों के, आप पीएफआई जैसे दंगाइयों के समर्थन में है क्या? पहले ये बता दीजिए ना। आप पीएफआई पर क्या एक्शन चाहते हैं? क्या प्रतिबंध लगना चाहिए पीएफआई पर? जांच के आदेश नहीं हुए हैं। चलिए, दंगाइयों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। शहजाद जी, अगर इस प्रकार के आपको पैनलिस्ट रखने तो कृपया करके मुझे ना बुलाया करें, जो केवल आवाज ऊंची करके। यहाँ पर विवेक जी भी बैठे हैं, मुजीबुर रहमान जी भी बैठे हुए हैं। ठीक है, मुजीबुर रहमान, नहीं, धर्मवीर चौधरी, पहले आप लोग स्टैंड लीजिए। क्या पीएफआई पर प्रतिबंध लगना चाहिए? मुजीबुर रहमान 20 मिनट से रुके, उनको शामिल करना जरूरी है। मुजीबुर रहमान और विनोद बंसल डिबेट होंगे अब। मुजीबुर रहमान, क्या आप समय आ चुका है? ठीक है, धर्मवीर चौधरी, आपको मैंने बार बार कहा है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। मुजीबुर रहमान, क्या अब दंगाई सोच रखने वाली पीएफआई पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? दिल्ली दंगों में करोड़ों की फंडिंग हुई, दंगे किए। उत्तर प्रदेश में सामने आ गया चेहरा, बेंगलुरु में चेहरा सामने आ गया। अब कितने दिन और? आज क्या प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए पीएफआई पर? मुजीबुर रहमान। सोच का कोई प्रूफ नहीं होता, प्रमाण नहीं होता। प्रूफ दे रहा हूं मैं आपको, वेबसाइट देखिए। कांड हुआ है, उस कांड को क्यों छुपाया जा रहा है? आप सुन, चलिए मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। प्रूफ की बात की ना, मैं कहता हूं ये वेबसाइट आपकी बनाई हुई है। अच्छा, मेरी बनाई हुई है। किसने बनाई है वेबसाइट? आपके पास कहां से आया प्रूफ? कहां से आया आपके पास प्रूफ? ये सब कांड है जो सरकार योगी मुजीबुर को स्क्रीन पर रखे, मेरे साथ में इनसे सवाल जवाब करना चाहता हूं। विक्टिम का आप जो है शव जला देते हैं ताकि दोबारा पोस्टमार्टम ना हो सके। आपको शक था कि दोबारा पोस्टमार्टम आपको मैं उसके ऊपर मौका दूंगा, पर मुजीबुर रहमान पीएफआई पर पहले सवाल ले लीजिए। लगता है कि इसमें ठीक है, लोग नहीं बल्कि और लोग भी शामिल हैं। मुजीबुर रहमान, मछलियां सरकार के अंदर अब आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, सवाल का जवाब लीजिए। नाम हो सकता है उसमें शामिल हो, ठीक है, तभी रातों रात उसको जलाया गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। आप अभी मैं आपसे सुन लीजिए, संवाद कर रहा हूं। सुन रहा था आपको, आप मुझे 10 सेकंड नहीं सुन सकते। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, सवाल सुनिए। 1 मिनट दे रहा हूं। मुजीबुर रहमान, मैं देश का एजेंट हूं, आप किसके एजेंट हैं? आप विदेशों के एजेंट हैं जिनके पैसे आते हैं। 1 मिनट मेरी बात का जवाब दे दीजिए। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। आप एजेंट हैं, आपको 1 मिनट दे रहा हूं। आप एजेंट हैं या पत्रकार सर, आप तमाम पत्रकारों पर सवाल उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, आप पत्रकारों पर सवाल उठाइए। सर, पीएफआई के सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है ना। आप पीएफआई की सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं। 1 मिनट दे रहा हूं आपको। सवाल बताइए, आपके अंदर दम है कि योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग सके? आप इंडिया न्यूज देखा करें, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। योगी आदित्यनाथ से आपकी मानसिक सेहत के लिए अच्छा होगा। इंडिया न्यूज देखा करें। बलात्कारी है समाजवादी में, मैं कहता हूं हमने बहुत सारे सवाल उठाए, आपसे एमएलए और एमपी बलात्कारी है। चलिए आप बोलिए, उसके बाद मैं आपको सवाल पूछूंगा। 20 सेकंड बोलने का मौका दे। आप उसके ऊपर सवाल उठाइए पहले। अब मैं सवाल पूछ सकता हूं आपसे? योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा पूछे सर, आप देखा करें इंडिया न्यूज। आपकी संवेदना है दलित के साथ, आप मांगिए इस्तीफा योगी आदित्यनाथ से। बलात्कारी जनता पार्टी आज इसको दुनिया कह रही है, बीजेपी को। अब सवाल लेंगे, शर्म नहीं आ रही यहाँ पर? सर, आप अब सवाल लेंगे? अब सवाल लेंगे? मैंने सारे सवाल बिल्कुल लूंगा। ठीक, अच्छी। अब सवाल सुनिए। आपने पूछा पीएफआई दंगा करवाती है, ऐसे काम करवाती है, इसका प्रूफ दीजिए। ठीक है, ये सवाल है। बाकी के जो सवाल आप कह रहे हैं ना, इंडिया न्यूज 24 घंटे चलता है, 24 घंटे में 23 घंटे हम लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, और 1 घंटे आपसे भी सवाल पूछना जरूरी है।
आपसे एक सवाल है, 2012 में केरल की सरकार, वामपंथी सरकार, ठीक है, वो कहती है कि आप सिमी का अवतार है, दंगे भड़काते हैं। 2013 में केरल पुलिस कहती है कि आपके पास हथियार बरामद हुए, आप आईसिस का काम कर रहे हैं। 2011 में प्रोफेसर थॉमस का हाथ काटने के लिए आपके लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। एनआईए कहती है 2018 में कि आपके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, आतंकवादी कार्रवाई में आप लोग जो है मुलव्विज है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका में प्रतिबंध की मांग हुई है। अब मुझे बताइए सर कि इस दंगाई पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं आप? मांग तो योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की वामपंथी सरकार भी गलत है, तो योगी आदित्यनाथ वामपंथी सरकार को भी गलत कह रहे हैं, वो लोग कैंडल लेके सड़क पे हैं, वामपंथी सरकार को भी गलत कह रहे हैं, कांग्रेस भी गलत है क्या? जो भी आज अगर उठाए सबूत लाइए ना, सबूत रखिए, कोर्ट में प्रेजेंट करिए, विनोद बंसल करिए। आज तक सीमित विनोद बंसल इनके ऊपर प्रतिबंध की मांग मैं नहीं कर रहा हूँ, वाम दल भी कर रहा था। शहजाद आपको मालूम है विनोद दंगाई सोच पर अब प्रतिबंध कब होनी चाहिए? विनोद जी क्या बताएंगे? विनोद बंसल नाथुराम गोडसे के कुपुत्र हैं, नाथुराम गोडसे पे पहुंच गए। विनोद बंसल अभी ये बोल रहे थे, मैं बोलता हूँ नाथुराम गोडसे के आप एक्सपोज हो गए। विनोद बंसल दीजिए क्या सिमी के खिलाफ एक भी सबूत भारत सरकार पेश कर पाई? क्या भारत सरकार एक भी सबूत पेश कर पाई सिमी के खिलाफ? सर ये वामपंथी सरकार आपकी चहेती सरकार ने किया है। विनोद बंसल नाथुराम गोडसे के कुपुत्र हैं जी, ये क्या ये तो बोलेंगे, इनका काम है दंगा भड़काना। आप बताइए आरएसएस की फंडिंग कहाँ से होती है? ठीक है सर, फंडिंग सर पहले अपनी फंडिंग का जवाब दीजिए। फंडिंग विनोद बंसल की आवाज आनी चाहिए। आरएसएस की फंडिंग का आंकड़ा जी। देखिए जिहादी सुपुत्र की आवाज बंद करके मैं जरा कुछ प्रूफ और देना चाहता हूँ। आप ठीक है बोलिए। जो आपने कही थी, देखिए पीएफआई का जो इमाम काउंसिल, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, उसने कल ही क्या कहा है? उसने कहा है कि काबा इज एविडेंट फॉर दिस, इफ इट हैपेंस इन काबा वेयर 3000 आइडल्स वर डेसिग्नेटेड, द सेम कैन हैपन इन अयोध्या ऑल्सो। वो कह रहे हैं कि जब काबा में हम 3000 मूर्तियों को तोड़ करके हम काबा बना सकते हैं, तो आप आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ करके हम क्या मस्जिद बना सकते हैं? उसको काबा बनाने के लिए कहा है इन्होंने। अभी तो उन्होंने अयोध्या को काबा बनाने लिखा हुआ इतिहास मत लाया करो, अपना खुद का लिखा हुआ इतिहास, कार्यालय का लिखा हुआ इतिहास, नागपुर का लिखा हुआ इतिहास मत लाया करो। विनोद बंसल जी, दुनिया बहुत हंसती है, दुनिया बहुत हंसती है इस तरीके के इतिहास के ऊपर आपके, दुनिया बहुत हंसती है इस तरीके के इतिहास मत लाया करो। नागपुर से छपी हुई 2-2 रुपए वाली किताबें मत लाया करो, सड़क से किताबें मत खरीदा करो। आप ये इतिहास की किताबें मत पढ़ा करो, रेलवे स्टेशन के बाहर वाली ज्ञान, ऐसा ज्ञान आप लेकर के खुद भी गुमराह है और देश को भी गुमराह कर रहे हो। अगर आप टीवी पे आते हैं, कोई सब दुनिया आपको देखती है, आपसे कुछ सीखना चाहती है, आपको कोई रिलायबल बुक पढ़नी चाहिए, आपको रिलायबल बुक्स। एक सेकंड मत पढ़ा करो। चलिए बार बताई जाएगी ये बात। पीएफआई आज पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, पर सवाल यही है ना, मैं 30 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, मैं 30 सेकंड के लिए रुक रहा हूं। हमारा हैशटैग आज भी यही है, अब भी यही है, हाथरस पीएफआई कंस्पिरेसी। और सवाल यही है कि हाथरस बहाना है, उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में जलाना है। पर सवाल यह है कि दिल्ली से लेकर हाथरस जो सांप्रदायिकता की दंगों की आग भड़काना चाहते हैं, दरअसल इनको किसका राजनीतिक हाथ मिल रहा है? तो हाथरस पीएफआई कॉन्स्पिरेसी पर हमारी चर्चा लगातार जारी है और सवाल यही है, हाथरस बहाना है, सांप्रदायिकता और जातीय दंगों की आग लगाना है। और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले देखिए इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है, वेबसाइट के तार, जिस वेबसाइट का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, उसके तार इंटरनेशनल एनजीओ से भी जुड़े होने का दावा आप बता रहे हैं। देखिए इंटेलिजेंस सूत्रों से खबर, साजिश के लिए इस्लामिक देशों से बड़ी फंडिंग, 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग। तो लगातार आप पैटर्न देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली दंगों से लेकर यूपी दंगों तक नागरिकता कानून के नाम पर और अब भी विदेशों से फंडिंग आती है। और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि विकास से परेशान तो दंगों का मास्टर प्लान, और इस दंगों के मास्टर प्लान के डायरेक्टर कौन है, यही सवाल है जो हम लगातार उठा रहे हैं। मेरे साथ एक पूरा पैनल है। अनिला सिंह, बताइए अब मुझे कि अब क्या प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए पीएफआई और एसडीपीआई जैसी संस्थाओं पर? देखिए, केंद्र की सरकार ने इनके जो अकाउंट्स हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के, उन सबको फ्रीज कर दिया है। ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से, चाहे वो पीएफआई है,
किस प्रकार से बाहर से इनकी फंडिंग होती है और हमारे देश में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। और इनके टूल्स बनते हैं ये राजनीतिक दल, जिनको धर्म के आधार पर राजनीति करनी है, और तो फंडिंग मिलती है, पैसा मिलता है, इनकी अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकती है। और यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल, पीएफआई जैसे जो संस्थाएं हैं, उनका जो एक मकसद होता है वो पूरा होने में ये लोग सहयोग करते हैं। अनिला सिंह, इस वेबसाइट पे पता है क्या क्या लिखा है? अनिला सिंह सुनिए, और ये मुजीबुर रहमान को भी स्क्रीन पर लाइए। ज्वेलरी टाई ना पहने, आसानी से पकड़े जाएंगे दंगा करते समय। खुले बाल, बड़े बाल ना रखे, उससे भी पकड़े जाएंगे। N95 मास्क पहने ताकि टीयर गैस से बच सके। वाह, हाथरस, जस्टिस और हाथरस में रेप के बारे में एक जिक्र नहीं, रेप का एक आंकड़ा नहीं। आंकड़ा और बातें किस बात की? ऑनलाइन ट्रेनिंग दंगा करवाने की। मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान गुमराह कर रहा हूँ, ये आपका हक। अरे भाई, ये आपकी हकीकत है। चलिए, मैं आप नागपुर की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली दंगों पे भी बताता हूँ। देश को गुमराह किया जा रहा है। दिल्ली दंगों में भी यही था। कांड किया है जो शर्मनाक कांड किया है, ताकि मोदी सरकार को इस्तीफा ना देना पड़े, योगी सर, अगर ये वेबसाइट सरकार ने बनाई है, कोर्ट में चैलेंज कीजिए ना। रचा गया है, इसकी भी साजिश होनी चाहिए। आज नलिनी सिंह अभी बोल रही थी कि कुछ लोग हैं ऐसे जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, तो बीजेपी से ज्यादा कौन धर्म के नाम पे राजनीति करता है? उन्होंने सही पहचाना कि वो लोग इसके पीछे है जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, जो राम के नाम पे राजनीति करते हैं, बीजेपी वही इसके पीछे है। पीएफआई को अमन पसंद है, सबसे देश में सबसे अमन पसंद काम पीएफआई कर रही है। उन्होंने विवेक जी बता दिया, विवेक जी, बीजेपी इस कांड ये है पीएफआई का चेहरा। बता दिया, दिल्ली दंगों में भी यही चेहरा। काफिरों को मारो, घर पर तेजाब की बोतल रखो। एक सेकंड, बंद कीजिए इनकी आवाज। एक सेकंड, दिल्ली दंगों में भी ये देखिए, चार्जशीट में लिखा है, बिल्डिंग में किस तरीके से आपको खौलता तेल और ऑयल का इंतजाम करना है, तेजाब की बोतलें रखनी है। ये दंगा भड़काने का प्लान देखिए दिल्ली दंगों में भी। अब मेरा सवाल है विवेक साइलास, क्या आप मांग करेंगे कि दंगाइयों पर भी कार्रवाई हो? बलात्कारियों की तो कार्रवाई आप चाहते हैं, अच्छी बात है, अपने पार्टी के भी जो तथाकथित बलात्कारी है उन पर भी कार्रवाई कीजिए, पर सवाल यह है दंगाइयों पर कार्रवाई कब? बोलिए समाजवादी पार्टी के नेताजी। मैं बोल रहा हूं, देखिए दंगाइयों पे तो पहले कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल होनी चाहिए, और अगर प्रूफ है तो मैं अनिला जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि तत्काल अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यूपी में भी और केंद्र में भी, उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, चाहे इसके पीछे कोई भी हो। नहीं, आपकी सहयोगी दल कांग्रेस नहीं चाहती ना? कांग्रेस कहती है पीएफआई तो बड़ी मासूम है, उस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, हम नहीं लगाएंगे। ये कांग्रेस का स्टैंड है, केसी वेणुगोपाल का। ये तो आप कांग्रेस से पूछिए ना, हमसे क्यों पूछ रहे? जो कांग्रेस कल तक साइकिल के कैरियर पर करियर बना रहे थे, चला रहा है भाई जी। कल तक कैरियर पर बिठाकर राजनीतिक पर्यटकों के करियर तो आप ही बना रहे थे ना सर? तो मैं आपसे भी तो पूछूंगा ना कि आप ट्वीट करेंगे, स्टैंड लेंगे, दबाव डालेंगे, साथ में खड़े रहेंगे सरकार के इस मांग की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मांग कर ली है, हमें प्रतिबंध चाहिए, आप सरकार का समर्थन करेंगे योगी जी का? मैं कह रहा हूं कि कोई भी संस्था हो, नहीं कोई भी नहीं, पीएफआई की बात कर रहे हैं ना, कोई भी क्यों? विनोद बंसल, ये कोई भी संस्था कौन सी संस्था है? कोई भी संस्था कौन सी है? इनकी भाषा सब शैली देखिए आप, ये बड़ा महत्व का विषय है। मैं तो कहता हूँ ये जो सीबीआई इंक्वायरी की मांग, आपने जो संस्तुति जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, वो सीबीआई की जांच में ये दायरा बढ़ा करके ये जांच भी होनी चाहिए कि आखिरकार जो पॉलिटिकल टूरिज्म फैलाने वाले, जो दंगे की साजिश रचने वाले और जो फॉरेन फंडिंग करने वाले कौन लोग हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करके उसमें जातिगत विद्वेष, लोगों को बांटने का काम कर रहे थे और जो अनावश्यक रूप से जांच में बाधा डाल रहे थे। मैं कहता हूं जो निष्पक्ष जांच चल रही है अभी, कितनी फॉरेन फंडिंग आई है बताएं, आरएसएस को कितनी फॉरेन फंडिंग आई है बताइए फटाफट। दंगे कौन भड़का रहा है? देश के सामने रखो, कितनी फॉरेन फंडिंग आई है भाजपा को, कितनी फॉरेन फंडिंग आई है आरएसएस को, देश के सामने रखिए, कितनी फंडिंग आई है बताइए। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन आपने पूछा उसका जवाब कोई नहीं देगा, लेकिन इधर उधर की बातें सब करेंगे। दे वांट टू डिरेल द डिबेट, और ये इनकी एक टेक्नोलॉजी है। जवाब आप दीजिए ना आरएसएस को कितनी फंडिंग आई है देश में हंगामा करने के लिए, देश में सर आपके पास आप कोर्ट में शिकायत कीजिए ना, इसका जवाब दें।
ये साजिश के तहत देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आपको मालूम नहीं है साध्वी प्रज्ञा के बारे में, आपको मालूम नहीं है, जा चुकी है पकड़ी गई है सबूतों के साथ। यहाँ तो लोग 17 केसेस लगा के जब लोग चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो अपने केसेस खत्म कर देते हैं। देश में सरकार थोड़ी चल रही है, आज की तारीख में गुंडागर्दी चल रही है। देश में सरकार नहीं चल रही, गुंडागर्दी चल रही है। पता लगा है कि आखिरकार गुंडा कौन है, गुंडई कौन करता है। आप देखिए पूरे आपको सुधी दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आप करते हो ना गुंडाई, बताइए ना क्या हो रहा है, बताइए ना। योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया अभी तक? आज हाथरस के अंदर आपने शर्मनाक कांड किया, उसके बाद आपने मासूम को रातों रात जला दिया। उसके घर वालों को किसको बचा रहे हैं आप? किसको बचाने के लिए जलाया गया? ऐसे कौन से बड़े नाम हैं जिनका आपको डर था कि डीएनए पकड़ा जाएगा उनका अगर दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो? कौन लोगों को बचाया गया रातों रात उसको जला के? ये बताइए विनोद बंसल। ठीक है, मुजीबुर रहमान और अनिला सिंह, एक सेकंड। अनिला सिंह, रातों रात जला के किन लोगों को बचाया गया? ठीक है, मुजीबुर रहमान, चीखना नहीं है, महिलाओं के सम्मान की डिबेट हो रही है। अनिला सिंह, महिलाओं की इतनी चिंता है तो ये मुजीबुर रहमान की मंडली राजस्थान, एक सेकंड सर, एक सेकंड रुक जाइए, आप लगातार नहीं बोल सकते। ये कोई पीएफआई का पार्टी मीटिंग नहीं चल रहा, डिस्ट्रिक्ट मीटिंग नहीं चल रहा पीएफआई का। आवाज इनकी थोड़ी सी धीमी कीजिए, ये वरना चीखते रहेंगे और अराजकता फैलाते रहेंगे। रुक जाइए 1 मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूं, सवाल सुनिए। अनिला सिंह, जस्टिस फॉर हाथरस की वेबसाइट बन गई, दंगों का प्लान निकल कर आ गया, जातीय एंगल कैसा देना है इस दंगे, इस पूरे सो कॉल्ड बलात्कार को, वो भी आ गया। जस्टिस फॉर राजस्थान की मुहिम कब छेड़ेंगे ये लोग? जस्टिस फॉर बलरामपुर की मुहिम कब छेड़ेंगे? जस्टिस फॉर बाकी जो रेप्स हुए हैं, मेरे पास आंकड़े हैं, आजमगढ़, बुलंदशहर, उसका कब मुहिम छेड़ेंगे ये लोग? बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा ना कि ये औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करती हैं ये राजनीतिक दल, और पीएफआई और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी जो और भी हैं कई संस्थाएं जिसके ऊपर हमारी राष्ट्र सुरक्षा वाली एजेंसीज की हमेशा नजर रहती है, ये इनको सपोर्ट करते हैं। ये पूरा एक नेक्सस चलता है, सोशल मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, और एक वर्डिक्ट क्रिएट किया जाता है। माहौल कैसे खराब किया जाए, माहौल अगर खराब किया जाए, के साथ खड़े रहते हैं, बलात्कारियों की मदद करते हैं। साक्षी महाराज जैसे लोगों को आप जो है बचाते हैं, कुलदीप सेंगर को आप बचाते हैं। मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया है, कम से कम एक महिला जो हमारे पैनल पर है, इस मर्दों के पैनल पर एक महिला है, कम से कम उनका सम्मान कर लीजिए सर। प्रियंका गांधी के साथ जो मुझे पता है पीएफआई, बीएसपी, सपा, कांग्रेस एक ही सुर में बोलेंगे, मुझे पता है पुराना आपका दोस्ताना है, पर कम से कम जब महिलाओं के बातों की रखने की पूरा प्रयत्न कर रहे हैं तो कम से कम महिला को तो बोलने दीजिए। अब सम्मान हो जाएगा तो सर ये बात बता दीजिए ना, राजस्थान में 16 घटनाएं हुई है 6 दिन में, कितने पदयात्रा निकाले आप लोगों ने? आप पहले राजस्थान में दलितों के साथ भी बलात्कार हुआ, कितनी पदयात्रा निकली? राजस्थान के लिए क्या है आपका स्टैंड? राजस्थान के मुख्यमंत्री का कब इस्तीफा मांगेंगे? वहां पर उनका भी ट्वीट आया है, बोलिए ना सर। लेटर दिखाइए, चयनात्मक आपकी पूरी राजनीतिक गिद्ध मत बनिए। अनिला सिंह की आवाज आने दीजिए, अनिला सिंह बोलेंगे। एसआईटी की जांच क्यों चल रही है? ठीक है, अब 30 सेकंड अनिला सिंह बोलेंगे, उसके बाद धनवीर चौधरी आपको मौका मिलेगा। रुक जाइए 30 सेकंड, अनिला सिंह। देखिए शहजाद जी, अगर आपको थोड़ी मतलब आप प्लीज बैलेंस करने का कोशिश किया करें। जब ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं डिबेट पे जिनको डिबेट डिसेंसी नहीं आती तो उन्हें सिखाना पड़ता है। यहाँ पर अभी जो पीएफआई के वकालत कर रहे हैं, ये बैलेंस नहीं करेंगे, ये सरकार का। धर्मवीर चौधरी को मैंने कहा है 30 सेकंड वो पेशेंस रखेंगे, मैं उनको पूरा मौका दूंगा, पर 30 सेकंड मेरी डिबेट में एक महिला है, महिलाओं के सम्मान की बात चल रही है, तो कम से कम उनको 30 सेकंड दिया जाना चाहिए बस। अनिला सिंह 30 सेकंड। आज प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री बीएसपी तो अपना धरातल छोड़ चुकी है, और एएनआई पे जो राजनीति करते हैं, एएनआई पे बाइट देके जो राजनीति करते हैं, उनके विषय में मैं यहाँ पे चर्चा भी नहीं करना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश में अगर कोई कार्य करते हुए विरोधी दल में नजर आता है तो वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दिखती है, और मैं उनके ऊपर प्रहार करूंगी। पीएफआई की जो वकालत यहाँ पर कर रहे हैं बैठ के, जनाब अभी आप बहुत ऊंची ऊंची आवाज में मोदी जी और योगी जी के विषय में कह रहे थे, और आप ये कह रहे थे कि आधी रात में उस बच्ची को क्यों जला दिया गया, क्या छुपाना चाह रहे थे? आपको ये पता है कि उसकी 2 बार पूरी मेडिकल हुई?
दिल्ली में उसका पोस्टमार्टम हुआ है। आप लोगों को किसी चीज में विश्वास नहीं है। धर्मवीर जी, जो शुरुआत में हमने आरोपी रामू का भी एक पक्ष दिखाया, उसके बारे में भी जवाब दीजिए, और जो अनिला सिंह कह रही है उसका जवाब दीजिए। आप मुझे बोलने का तो मौका तो दीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आप औरतों के सम्मान की बात कर रहे हैं और एक करके मैंने पीएफआई से बयान नहीं मांगा है, हालांकि पीएफआई को बीएसपी का जवाब देना है और बीएसपी को पीएफआई का। ये भी एक बहुत ही अच्छा महागठबंधन बन रहा है मेरे शो में, पर बीएसपी पहले जवाब दे रही है, उसके बाद पीएफआई पर आएंगे। जी बोलिए सर, मैं बीएसपी का स्टैंड जानना चाहता हूं, पीएफआई से बाद में स्टैंड। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि जाकी न फटी पैर विवाही, वो क्या जाने पीर पराई। आज इस प्रदेश में एक महिला मुख्यमंत्री की जरूरत है, जो महिलाओं के दुख दर्द को, उन पर होने वाले अत्याचार को भली भांति समझ सकती हो। और आज बहन कुमारी मायावती की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहाना है, सियासत चमकाना है, संभल नहीं रही है अनिला। और वो बलात्कारियों को दरअसल मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंचना है। विनोद जी आ रहा हूं मैं आपके पास, एक सेकंड। अनिला देख लिया आपने, गिरे हुए हैं और सियासत करना है, सियासी फायदा उठाना है। अनिला क्यों नहीं है? करना चाहती हैं तो उनके कार्यकर्ता यही कर सकते हैं कि टीवी चैनल पे आकर चिल्ला चिल्लाकर बोले कि बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बना दो। नहीं, सामने आ गया ना मुख्यमंत्री बनाने की होड़ में सब जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, वो एएनआई से जो बाइट सुनते हैं बहन मायावती, आपने बता दिया सर, शर्मा जी की बात देखिए कार्य करना पड़ता है, लगातार कार्य करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी जी, मैं तो आपकी ईमानदारी का सम्मान करता हूँ, हमें मुख्यमंत्री बना दो। ये हाथरस बहाना है, दलित वोट पर निशाना है। आपकी ईमानदारी का मैं सलाम करता हूँ सर। विनोद बंसल, ठीक है विनोद बंसल, मेरे डिबेट का समय भी खत्म होता जा रहा है। विनोद बंसल केवल वेबसाइट की बात नहीं है। विनोद बंसल एक पत्रकार है, तथाकथित पत्रकार, जो पाकिस्तानी अखबार में एक पत्र लिखते, एक लेख लिखते हैं और कहते हैं कि दलितों का तो बलात्कार होगा ही, क्योंकि अपर कास्ट के जो मर्द है वो चाहते हैं कि महिलाओं का बलात्कार होता रहे। ये जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, ये धार्मिक दंगा भड़काना चाहते हैं क्या? सैजाद भाई देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर से जिस तरह से सांप्रदायिक टाका और जातिवाद का जहर पिछले कई दशकों से बोया गया था, बीजा गया था, अब योगी जी की सरकार आने के बाद में धीरे धीरे समाप्त प्राय हो चुका। अब जाकर के ये जो एक इंसिडेंस है, आप देख रहे हो पिछले कुछ वर्षों में पहली एक ऐसी इंसिडेंस आई है जहां पर के जातिगत आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर मामले को तूल पकड़ने की कोशिश की है और मुख्यमंत्री तक की जाति बरादरी के हैं। और ये जो राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने आपके टीवी के चैनल पर कर दिया कमिश्नर मायावती को मुख्यमंत्री बनाना था, ये न्याय की बात मुझे ऐसा करना पड़ा। बीजेपी देखिए बड़ा क्लियर हो गया, लेकिन ये समझना चाहिए कि बहन मायावती ने हमेशा पीएफआई पर प्रतिबंध की मांग कर रहा हूं। बीएसपी इतना घबरा रही है। धर्मवीर चौधरी रुक जाइए ना, सबके बारे में बोलते हैं। सरकार की बात आती है, महिलाओं के सम्मान की बात आती है, तो टीवी चैनल में भी कौन काम करता है, कौन नहीं करता है, करते हैं और महिलाओं का चीरहरण करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत शर्मनाक स्थिति है। कम से कम अब स्थितियां बदलेंगी। योगी जी के शासनकाल में ये सब नहीं चलने वाला। रावण का भी विनाश हुआ था, मोदी जी की सरकार वो भी भगवा वस्त्रों में आया था एक सीता माँ के अपहरण के लिए, और आज कौन भगवा वस्त्रों में महिलाओं और बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। चलिए पीएफआई से एक बार सवाल पूछ लेते हैं। पीएफआई पर क्योंकि डिबेट है, दंगा भड़काने वाली सोच वाली तंजीम पीएफआई पर डिबेट है। मुजीबुर रहमान, एक सेकंड धर्मवीर जी, अब मैं पीएफआई से सवाल पूछ रहा हूं। मुझे पता है गठबंधन होने वाला है, पर रुक जाइए। अब पीएफआई से मेरा सवाल है, मुजीबुर रहमान, पीएफआई में कितनी महिलाएं हैं? महिलाओं की बड़ी चिंता है आपको, कितनी महिलाएं हैं पीएफआई में? और पीएफआई को पता है सबसे ज्यादा बलात्कार इस साल कहां हुए हैं? मैं नाथुराम गोडसे के कुपुत्रों को, नाथुराम गोडसे को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, मैं बताऊंगा तो पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान में आतंकवाद कौन फैला रहा है, पूरी दुनिया जानती है। डिवाइडर इन चीफ की उपाधि लेके बैठे हुए हैं जनाब, टाइम मैगजीन का भरोसा कर रहे हैं, उपाधि लेके बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया चीख के कह रही है कि आरएसएस और बीजेपी आतंकवादी संगठन है। इतने सबूत है दुनिया के पास। अरे वामपंथी सरकार ने हलफनामा दिया है आपके खिलाफ कि आप आईएसएस और सुन्नी के साथ आपके लिंक है। आप तो दलितों को देवदासी बनाने वाले लोग हैं। अरे विनोद बंसल, नाथुराम गोडसे के अनिला सिंह, अनिला सिंह दरअसल क्या है मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। मुजीबुर रहमान सवाल का जवाब नहीं दे रहे। महिलाएं कितनी है पीएफआई में? एक सेकंड सर, थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते डिबेट को। मेरा सवाल पीएफआई से है, वो चीखते रहेंगे
है। एक सेकंड जस्टिस फॉर हाथरस की वेबसाइट बनाने वालों से मेरा सवाल है, आपका तो धर्म सिखाता है ये। क्या मेरा सवाल सुनेंगे मुजीबुर? आपको तो काम ही यही है। सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी महिलाएं हैं? मैंने सब आपने मेरी बात आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी महिलाएं हैं? सर महिलाओं की इतनी चिंता है आपको? बताइए आरएसएस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? चलिए आरएसएस पर पहुंच जाते हैं। अनिला सिंह फैला रखा है पूरे देश के अंदर। अनिला सिंह को लाइए स्क्रीन पर। अनिला सिंह 9 की तंजीम में एक महिला, 9 का कोई महिला सम्मान के प्रति कोई श्रद्धा भाव, ना ये कभी राजस्थान गए, ना कभी बलरामपुर जाएंगे। और क्यों नहीं जाएंगे पीएफआई वाले समझ में आता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आरोपी का नाम देखकर तय करते हैं। तो मुझे बताइए कि दरअसल क्या विकास से इतने परेशान इसलिए दंगा भड़काने का प्लान? अनिला सिंह बिल्कुल यही प्लान है ना शहजाद जी। ये लोग सोचते हैं अभी इस जो पीड़िता का परिवार है उसको भी किस प्रकार से भड़काया गया, जो पूरा नेक्सस चलता है कि हम तुमको 50 लाख दे देंगे, 1 करोड़ दे देंगे, तुम सरकार की बातें मत मानना, तुम इंक्वायरी मत होने देना, तुम सीबीआई मना कर देना और ये कर देना। मतलब इस तरीके से जाल बुलते हैं क्योंकि कुल मिलाकर मैं तमाम मेहमानों का कुल मिलाकर तमाम मेहमानों से मैं क्षमा चाहता हूं कि समय इतना ही था, बड़ी बहस थी, पर जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि हाथरस बहाना है। कुछ लोगों को राजनीतिक अपना सियासत चमकाना है, कुछ लोगों को सांप्रदायिक दंगा भड़काना है, और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में विकास के बदले हर गली नूके में दंगे हो, कभी हाथरस के नाम पर, कभी और किसी विषय के नाम पर जातीय दंगे फैल जाए। और यही लोगों को अगर दलितों की इतनी चिंता होती, महिलाओं की इतनी चिंता होती, तो ये राजनीतिक पर्यटन जो है कभी राजस्थान की ओर, कभी बलरामपुर की ओर भी चला जाता, पर वो नहीं जाएंगे। हाथरस पीएफआई कॉन्स्पिरेसी, ये आज का हैशटैग था।